गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पढ़े थे RLVP मीन्स रॉल्स लॉ का न्यूमेरिकल अप्रोच। क्लियर है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या कौन सा प्रॉपर्टी? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब सबसे पहला है कि ये हम लोग को जानना जरूरी है कि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्या। तो सबसे पहले आप जानिए कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमेशा सॉल्यूशंस के केस में ही एप्लीकेबल होता है। क्लियर? हमेशा किस केस में एप्लीकेबल होगा? सॉल्यूशन। और उसमें भी उस टाइप का सॉल्यूशन जो डाइल्यूट हो। डाइल्यूट करने का मतलब काफी पतला हो, मतलब गाढ़ा सॉल्यूशन अगर होगा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा, तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस के केस में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं है। क्लियर है? हम क्या बोल रहे हैं फिर से समझिएगा एक बार कि कॉलिगेटिव, जैसे ये अगर लिक्विड है, अगर इस लिक्विड को हम काफी गाढ़ा कर दें, तो इस गाढ़े सॉल्यूशंस मींस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस के लिए इस सॉल्यूशन के लिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं। क्लियर? लेकिन यही सॉल्यूशन अगर काफी डाइल्यूट हो, डाइल्यूट करने का मतलब पतला हो, तो उस सॉल्यूशन के लिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होगा। मींस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज ओनली एप्लीकेबल फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, नॉट फॉर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। क्लियर है? दूसरा बात कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है सिर्फ इस सॉल्यूशंस के अंदर जितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट है, क्लियर, उसी पर डिपेंड करेगा। लाइक नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इन सब पे डिपेंड करेगा। उस सॉल्यूशन का प्रॉपर्टी क्या है? मींस सॉल्यूशन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, डाइपोल इंटरेक्शन कर रहा है, इन सब से उसको कोई मतलब नहीं है। सॉल्यूशंस के किसी टाइप के नेचर से उसको कोई मतलब नहीं है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। तो एक बार डिफाइन करेंगे हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज द प्रॉपर्टी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्या बोले हम कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज द प्रॉपर्टी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन which depends only upon their number of particles, not upon their nature. Their कहने का मतलब क्या? सॉल्यूशन के, दूसरे किसी का नहीं, सॉल्यूशन के पार्टिकल पे डिपेंड करेगा, ना कि उसके नेचर पे। कहने का मतलब है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है? क्या बोले हम? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन। अब इस सॉल्यूशंस के केस में तीन केस जनरेट होता है। क्लियर? सॉल्यूशन के केस में तीन ठो केस जनरेट होगा। फर्स्ट केस कि एसोसिएशन होगा। क्या होगा? एसोसिएशन। दूसरा केस क्या होगा? डिसोसिएशन। और तीसरा केस क्या होगा कि नो एसोसिएशन एंड नो डिसोसिएशन। क्लियर? ना ही एसोसिएशन होगा और ना ही डिसोसिएशन होगा। क्लियर? अब आपको पता है एसोसिएशन मींस क्या होता है। अगर मान लो कि हम तीन पार्टिकल लें, एक पार्टिकल, दो पार्टिकल, तीन पार्टिकल, चार पार्टिकल, फाइव पार्टिकल्स ले लेते हैं। क्लियर? 5 पार्टिकल्स एसोसिएशन का मतलब होता है जुड़ना। क्लियर? अभी यहाँ पे जब इनिशियल अपना स्टेज था, इनिशियली यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स 5 था। कितना था नंबर ऑफ पार्टिकल? n = 5। क्लियर? अब जब एसोसिएशन किए, मान लो कि तो एसोसिएशन का मतलब होता है जुड़ना, तो जुड़ेगा तो कम से कम ये दो ठो जुड़ा, तो ये दो जुड़ के एक, तो अब पार्टिकल्स कितना हो गया? नंबर ऑफ पार्टिकल 4। मींस घटा की बढ़ा? तो घटा। तो घटा करने का मतलब कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ पार्टिकल्स का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो एसोसिएशन के केस में नंबर ऑफ पार्टिकल्स घट गया और नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हुआ, मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा।
मींस एसोसिएशन का केस जब भी आएगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीज करेगा। क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। क्लियर है? मींस बोल सकते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसोसिएशन। एसोसिएशन का क्या होगा? इनवर्सली होगा। जितना ज्यादा कॉलिगेटिव एसोसिएशन करोगे उतना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। मान लो कि एक और एसोसिएशन करते ये दो, अब कितना हो गया? ये दोनों मिला के एक, ये दोनों मिला के एक और एक, 3 हो गया। अब और घट जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स अब 3 हो गया। लेकिन अगर हम नेक्स्ट केस देखें डिसोसिएशन का केस, तो डिसोसिएट होना, डिसोसिएशन का मतलब आपको पता है टूटना। क्लियर? डिसोसिएशन का लिटरल मीनिंग क्या होता है? ब्रेकिंग। तो अगर हम ब्रेक करें कहने का मतलब कि अभी इनिशियली नंबर ऑफ पार्टिकल्स 5 था, मान लो कि इसको हम ब्रेक कर दिए, तो ब्रेक किए तो ये 2 पार्ट में, तो 1 और 1 2 यहाँ से हो गया, और ये तो 4 है, तो 4 और 2 कितना हो गया? नंबर ऑफ पार्टिकल्स 6 हो गया। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ा, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। मींस क्या होगा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का डायरेक्टली है, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ा है, तो आपका नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ा है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी इंक्रीज कर जाएगा। मींस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीजेज। मींस बोल सकते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिसोसिएशन। डिसोसिएशन के केस में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। और थर्ड केस देखते हैं कि ना एसोसिएशन हो रहा है और ना ही डिसोसिएशन हो रहा। मींस इनिशियली नंबर ऑफ पार्टिकल्स 5 था, तो नो एसोसिएशन नो डिसोसिएशन वाले केस में क्या है कि ना ही ये जुड़ रहा है और ना ही ये टूट रहा है। कहने का मतलब कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनिशियली भी 5 था और फाइनली भी 5 होगा। तो अगर एसोसिएशन डिसोसिएशन कुछ नहीं होगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी रिमेन्स कांस्टेंट। क्लियर है? तो ये अपना जो था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का टाइप्स था। क्लियर है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी था। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कौन सा टॉपिक देखेंगे? टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मेनली 4 टाइप का होता है। क्लियर? सबसे फर्स्ट रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। सेकंड कौन सा? ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग पाई से। थर्ड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा टी बी से। और फोर्थ होता है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा टी एफ से। अब इन सारे प्रॉपर्टीज को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में भी 2 केस आता है, एक नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और दूसरा एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो यही हम लोग 2 ठो पढ़ेंगे, नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और अपना जो चैप्टर है सॉल्यूशन ये हो जाएगा द इंड। लेकिन अब ये छोटा टॉपिक नहीं है, बड़ा टॉपिक है, तो इसको हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। आपको पता है कि रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर हम लोग पढ़ चुके हैं रॉल्स लॉ के जस्ट बाद। अब सेकंड अपना आता है ऑस्मोटिक प्रेशर। सेकंड आता है कौन सा? चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है हम लोग का कि ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर? जैसे फर्स्ट आपको पता है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में फर्स्ट टॉपिक हम लोग देख चुके थे जो कि था आरएलपीपी। क्लियर? रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। और सेकंड टॉपिक है क्या अपना? ऑस्मोटिक प्रेशर। अब देखो ऑस्मोटिक प्रेशर जानने से पहले हम लोगों को जानना जरूरी है कि ये ऑस्मोसिस क्या होता है। क्लियर? ऑस्मोसिस क्या है? क्लियर? तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि ये ऑस्मोसिस क्या है। देखिए ऑस्मोसिस एक प्रोसेस है। ऑस्मोसिस क्या है? एक प्रोसेस है। क्लियर? अब ये प्रोसेस क्या होता है? सो देखो कि अगर हम 2 सॉल्यूशन है, क्लियर, सॉल्यूशन 1 एंड सॉल्यूशन 2, दोनों का जो कंसंट्रेशन हो वो एक का कंसंट्रेशन C1 हो और दूसरे का कंसंट्रेशन C2। क्लियर? अब मान लेते हैं हम लोग कि C2 का कंसंट्रेशन मतलब सेकेंड सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन जो C2 है वो C1 से ज्यादा है। क्लियर? किसी सॉल्यूशन का मान सकते हैं, जरूरत नहीं है कि इसी का माने, कोई भी मींस। लेकिन
दोनों का सेम नहीं होना चाहिए, एक का ज्यादा होना चाहिए और दूसरे का कम होना चाहिए। दो डिफरेंट कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन लेते हैं, क्लियर। अब डिफरेंट कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन लेते हैं और उसके बीच में एक हम SPM लगा देते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, ऐसा वॉल है, दीवार उसके बीच में इस तरीके का लगा होता है। उसका स्ट्रक्चर हनीकॉम्ब की तरह होता है, मधुमक्खी के छत्ते की तरह। उसमें काफी छोटा छोटा छेद होता है, क्लियर। वो हनीकॉम्ब की तरह स्ट्रक्चर होता है। उसके अंदर से, उसके थ्रू सिर्फ सॉल्वेंट का ही फ्लो होगा, सॉल्यूट का फ्लो नहीं होगा, क्लियर है। तो क्या होगा कि SPM is semi permeable membrane through which only solvent is flow। तो होगा क्या कि जो लोअर कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन रहेगा उससे हायर कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन में किसका फ्लो होने लगेगा, सॉल्वेंट का फ्लो होने लगेगा, क्लियर है। तो ऑस्मोसिस को डिफाइन करेंगे हम लोग कि फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। मींस द process in which flow of solvent from lower concentration to higher concentration through semi permeable membrane is called osmosis। लोअर कंसंट्रेशन मीन्स पतला सॉल्यूशन से कहां, गाढ़ा सॉल्यूशन में कौन जाएगा, सिर्फ सॉल्वेंट जाएगा। आपको पता है कि सॉल्यूशन जब भी पतला होता है मीन्स डाइल्यूट होता है तो उसमें सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा होता है। फॉर एग्जांपल अगर दो हम आपको मिक्सचर दे, दोनों शुगर वाटर का मिक्सचर है, एक आपका मिक्सचर है जिसमें चीनी काफी ज्यादा अमाउंट में आपका मिलाया हुआ है, मतलब 250 ml 250 ml आपका वाटर है, उसमें हम 200 ग्राम चीनी मिला दिए। दूसरा आपका वाटर जो है सो 250 ml ही है, लेकिन उसमें हम शुगर मिलाए हैं 50 ग्राम्स, और दोनों को एक पाइप के थ्रू अगर कनेक्ट कर दें तो आप बताओ पानी किस में से किस में जाएगा। इसमें से पानी मतलब जिसमें कंसंट्रेशन कम होगा उसका सॉल्वेंट, उसका वाटर ज्यादा वाले में जाएगा और दोनों को क्या करेगा, बराबर करने का, बराबर स्वीट मीठा करने का वर्क करेगा। उसी तरीके से इसमें भी होता है, जिसका कंसंट्रेशन काफी कम है मींस इसमें सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा है, तो इस ज्यादा सॉल्वेंट के अमाउंट वाले से कम सॉल्वेंट के अमाउंट वाले में या हाईली कंसंट्रेशन में फ्लो होता है, लेकिन फ्लो किसका होगा, सिर्फ सॉल्वेंट का होगा। मेंशन करना है कि सॉल्वेंट का ही फ्लो होगा, कभी सॉल्यूट का फ्लो SPM अपने थ्रू परमिशन नहीं देता है, क्लियर है। और वो भी सॉल्वेंट का फ्लो होगा काफी धीरे धीरे, मतलब रिसना जानते हैं ना, उस रिश्ता फ्लो नहीं होता है, काफी हार्ड फ्लो नहीं होगा, रिस के जाएगा, क्लियर। फिर से बात सुनिए, ऑस्मोसिस क्या होगा, the process in which flow of solvent from lower concentration to higher concentration through semi permeable membrane is called osmosis। अब ध्यान देना, ध्यान दीजिएगा थोड़ा कि अब देखो, अब धीरे धीरे फ्लो होता जाएगा, एक टाइम आएगा जब दोनों का कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगा। तो दोनों का कंसंट्रेशन जब बराबर होगा तो फ्लो होना रुक जाएगा, सॉल्वेंट का फ्लो होना रुक जाएगा। वो जहां पे रुकेगा वहां पे एक पॉइंट ऑफ प्रेशर जनरेट होगा, और उसी प्रेशर को हम लोग बोलते हैं क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर। मींस द प्रेशर एट विच द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन जस्ट स्टॉप्स। From lower concentration to higher concentration, the flow of solvent at a point of pressure just stops is called osmotic pressure। या बोल सकते हैं हम लोग कि the point of pressure at which the process osmosis
just stops is called osmotic pressure. क्लियर है? या आप ऑस्मोसिस प्रोसेस को स्टॉप कर दो पॉइंट ऑफ प्रेशर पे, उसी पॉइंट ऑफ प्रेशर को हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर बोलेंगे। या आप फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन जस्ट स्टॉप एट अ पॉइंट ऑफ प्रेशर इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर है? अब ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग डिराइव करेंगे। क्लियर? ये ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या होगा? क्लियर? तो ऑस्मोटिक प्रेशर को डिराइव करने के लिए आपको 11th के स्टेट्स ऑफ मैटर से आइडियल गैस इक्वेशन पता होना चाहिए। तो फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम लोग जानते हैं कि PV इक्वल टू nRT होता है। पता है आप लोगों को? P क्या है? प्रेशर ऑफ गैस। V क्या है? वॉल्यूम ऑफ गैस। N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। R क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जिसका वैल्यू होता है 0.0821 atm लीटर पर मोल पर केल्विन। 0.0821 atm लीटर पर मोल पर केल्विन, या SI यूनिट में आएंगे तो 8.314 पास्कल लीटर पर मोल पर केल्विन। क्लियर है? और T क्या है आपका? टेम्परेचर। क्लियर? अब अगर हम सॉल्यूशन के केस में बात करें तो सॉल्यूशन के केस में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के केस में FP इक्वल्स टू पाई मींस प्रेशर ऑफ गैस बिकम्स इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर। देन क्या हो जाएगा? ये पाई भी इक्वल टू nRT लिख सकते हैं। P के बदले हम पाई लिख दिए। नाउ पाई, अब V को उस साइड ले जाओ, N/V इंटू RT। और आपको हम फर्स्ट जब कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ा रहे थे शुरुआत के ही लेक्चर्स में, तो उसमें बताए थे कि आपको नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम जब होता है तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? concentration of solution. Then we can write number of moles per unit volume equal to concentration of solution, that is pi equals to CRT. क्लियर है? तो ये है अपना क्या? ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला, pi equal to CRT. pi is osmotic pressure, C equals to concentration of solution, R equal to universal gas constant and T equals to temperature. क्लियर है? अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर का न्यूमेरिकल अप्रोच एंड फिर से टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर है? तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।